हम्म। तो कह रहा था मैंने आपको ये आईडीई इंस्टॉल करवाया था, ये आईडीई है, दिस इज कॉल्ड आईडीई। अब इसे ओपन कैसे करेंगे बेटा? तो ओपन करने के लिए एक सिंपल तरीका है, विंडो। देखो आप यहाँ अपने डेस्कटॉप पे ओपन आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे आपको लिखना है विंडो आर। यहाँ से रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, देखिए हो गया। यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक, लिखिए सब लोग। करो। इंस्टॉल कर लिए थे? कर लिए थे इंस्टॉल? हो रहा है बाकी सब लोग? हो रहा है। ये करिए। हाँ, नोटबुक हो गया था। आप में पिप थ्री होगा, मैथ है ना? पिप थ्री होगा। हाँ लिखो यहाँ पे PIP 3। मैथ जिनके पास है उसमें PIP 3 लिखना होगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा PIP 3 ऐसे। जिनमें भी पिप नहीं चल रहा हो PIP, वो यहाँ पे लिखेंगे PIP 3 इंस्टॉल नोटबुक। ये लिखिए, आप में चल जाएगा। ठीक है। चला आपका? क्यों? किन आपका नहीं क्या एरर क्या आ रहा है बताओ? क्या एरर क्या आ रहा है? ये हो गया ना इंस्टॉल? चलिए यहाँ देखिए, जिनका हो गया इंस्टॉल वो आगे बढ़े, देखें। विंडो आर करना है बेटा, यहाँ पे आपको लिखना है नोटबुक, जुपिटर नोटबुक सिंपली। एंटर हिट करें। देखिए ऐसे ओपन होगा। ये कुछ ऐसे ओपन होगा। देखिए ब्लैक विंडो, यहाँ पे हमारी इंटरप्रेटर चल रही होती है। यहाँ पे नोटिस करें, ये ऑटोमेटिकली ना किसी वेब ब्राउजर पे ओपन होता है, ये चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, किसी ना किसी वेब ब्राउजर पे ओपन होगा। देखिए अभी जो हमारे में ओपन हुआ है, एज पे हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे। इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। हुआ? हुआ ओपन? नहीं, ये आप देखिए बगल में ओपन होगा, नहीं हुआ होगा तो कंट्रोल होल्ड करके इस पे क्लिक करें, ये HTTP जो आ रहा है इस पे होल्ड क्लिक कर दें। देखें कंट्रोल होल्ड करके ये जो IP एड्रेस दिख रहा है ना, HTTP लोकल होस्ट, इस पे क्लिक कर दें। ऐसा नहीं है, पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल पूछ लिया करें जो भी कंसर्न हो, जैसे श्रुति कनिका ने पूछा। आप में से भी किसी का भी कोई ऐसा कंसर्न है तो प्लीज एक्नॉलेज करें बेटा, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉलेशन के बाद का प्रोसीजर। देखो करना क्या है, सो नोटिस करें ध्यान से। फिर से बताता हूँ। इंस्टॉलेशन करने के बाद प्लस आर प्रेस करिए, विंडो आर, विंडो की पता है ना कौन सा है? विंडो की प्लस आर प्रेस करो, यहाँ पे लिखो जुपिटर नोटबुक, यहाँ पे लिखो और इंटर हिट करो। जैसे ही ओके क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, देखिए ब्लैक विंडो। देखिए ओपन हो रहा है। एक सेकंड टाइम लेता है, 1 से 2 सेकंड, फिर आपको ये ओपन हो जाता है। देखिए ओपन हो गया हमारे सामने जुपिटर नोटबुक, देखिए। अब यहाँ पे जाना है न्यू पे, क्लिक ऑन न्यू, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक ऑन न्यू और क्लिक ऑन Python 3। यहाँ पे नोटिस करें Python 3, ये हमारे सामने, आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा इस तरह से, देखिए। इसमें जाना है न्यू पे, क्लिक ऑन Python 3, इस पे क्लिक करें। इस तरह का इंटरफेस आ गया होगा। बस यहाँ पे हम कोडिंग लिख सकते हैं, देखिए। अब यहाँ पे नोटिस करिए, देखो अनटाइल्ड ऊपर में लिखा हुआ है, अनटाइल्ड, इस पे क्लिक करो, ये आ जाएगा। यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। देखो IPYNB जो है ना हमारा, IPYNB, इसको एज इट इज रहने देना है, क्योंकि ये एक्सटेंशन है। पाइथन फाइल जितने भी हो हैं, जैसे आप लोग एक्सेल फाइल पे वर्क किए होगे, PDF फाइल पे वर्क किए होगे, इमेज पे काम किए होगे, सबका एक्सटेंशन होता है। इमेज का होता है JPG PNG, PDF का होता है .PDF, .XLS। उसी तरह से पाइथन फाइल का दो एक्सटेंशन होता है, .py और .ipynb, समझ गए ना? तो ये जो हम जो जुपिटर नोटबुक है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? IPYNB। तो IPYNB पूरा। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, आप सिर्फ नेमिंग टॉपिक का नाम लिख दें, नेमिंग कन्वेंशन, और एंटर हिट करते हैं ऐसे। देखिए हो गया, इस तरह से फाइल करने में हो गया। तो यहाँ पे जो कोड और टेक्स्ट, इस पे ऊपर में क्लिक कर देना बेटा, यहाँ पे देखो आप, अनटाइड लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पे क्लिक करो आज। यहाँ पे देखो, यदि आपको नोट्स लिखना है तो यहाँ से आप कोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे कोड,
यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कोड की जगह पे टेक्स्ट रख सकते हो। टेक्स्ट मार्क डाउन, तुमने मार्क डाउन लिखा तो यहाँ पे आपने लिखा पाइथन क्लास, ये नोट्स हो जाएगा पाइथन क्लास। कोड नहीं है, नोट्स हो गया। इसके आगे हैच लगा दोगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। अब यहाँ पे हम यहाँ ये हमारा नोट्स है। अब ये कोडिंग लिखना है तो यहाँ पे कोड कर देना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक सब लोग आ गए हो। यहाँ पे मल्टी, यदि आपको नोट्स लिखना है तो मार्क डाउन, नहीं तो कोड लिखना है तो कोड। अब यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। देखो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेल पे, जब प्लस पे क्लिक करोगे मल्टीपल सेल क्रिएट हो जाएगा, ये सेल कहे जाते हैं, इसमें सारे सेल आ गए। देखिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक्स इज इक्वल टू में लिखा 20, वाई इक्वल टू लिखा हमने 10, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ऐड किया। देखो रिजल्ट आ रहा है। कोड कैसे कराते हैं, कोड कराने के लिए तो तरीका बेटा यहाँ पे है कि आप इस पे क्लिक कर, इस पे दूसरा तरीका है कि शिफ्ट इंटर प्रेस कर दीजिए, शिफ्ट इंटर। देखो श्रुति आपकी तरफ से नॉइज आ रही है बेटा, म्यूट करो आप। ठीक है अब ठीक है, फिर से बताता हूँ। मैंने कहा, ठीक है मैंने कहा नोट्स जैसे ये कोड लिखना है तो हमने एक वेरी ऐसे, ये भी आपको सब लिखना नहीं है, बस समझना है। y इज इक्वल टू हमने 10 लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा एड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे ऐड लिख के कोड को रन कैसे कराओगे, जैसे मैंने कहा था ना कि ये ट्रांसलेट होता है, तो ट्रांसलेट कैसे होगा, शिफ्ट इंटर जब करोगे तब होगा। शिफ्ट इंटर, इस सेल पे क्लिक करके शिफ्ट इंटर, या फिर यहाँ से रन करा दो, इस पे क्लिक करके रन। दोनों तरीके हैं। तुमने शिफ्ट इंटर किया, देखो यहाँ पे आउटपुट आ जाए, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। वाई यहाँ पे देखो आउटपुट आ रहा है 30x प्लस वाई का आउटपुट क्या आएगा, 32 आएगा। ये एक्स वैल्यू 20 थी, आया समझ में। तो इस तरह से ये वर्किंग करता है। ये तो था। मैं आपको ले चलता हूँ क्लाउड इन्वायरमेंट में कैसे काम करोगे, वही यूज करेंगे। हम लोग जो वर्क करना सीखेंगे क्लाउड पे, इस पे हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, दो क्लाउड इन्वायरमेंट है, एक एडब्ल्यूएस एक है गूगल कोलैब, तो दोनों ही यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और करेंगे इस बार इस क्लास में, हम गिटहब पे काम करना सीखेंगे। तो गूगल कोलैब पे क्या करना है, किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करना है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आप गूगल कोलैब, यहाँ पे लिखें गूगल, गूगल कोलैब ये लिखें। लिखो, लिखो अपने उस पे वेब ब्राउजर पे लिखो। दोनों हाथों से लिखो ना बेटा, फोन क्यों रख रखा आप, फटाफट करो, कोडिंग करने आए हो बच्चों जैसी बात है। आप चेयर पे क्यों नहीं बैठ जाते, यहाँ पे आओ, मैं देखता हूँ, यहाँ बैठो आप, आ जाओ। अच्छा ठीक है, हो गया आपका। इस यहाँ पे यहाँ बैठिए गूगल, इस तरह से देखिए, सबके आगे होगा। अब यहाँ पे देखो ये नोटबुक ऑप्शन आ रहा है, इस आपका मेल आईडी लॉगिन होना चाहिए तभी होगा, आपका साइन इन होना चाहिए प्रो। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नोटबुक, आ रहा है न्यू नोटबुक ऑप्शन, इस पे क्लिक करो, क्लिक करते नोटबुक ऐसे ओपन हो रहा है। देखो लोडिंग हो लेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। अच्छा ओपन हो गया सबका। अब देखो हाँ ठीक है, यहाँ देखो सब लोग, तो वही स्टैंड टाइम लिखा हुआ है, क्लोज कर दो। यहाँ पे लिखो नेमिंग, जो भी टॉपिक है वो हम आज पढ़ने वाले नेमिंग कन्वेंशन, उनका हिट किया, देखो ऐसे आ गया। अच्छा आज किसी की फर्स्ट क्लास नहीं है ना, हम में से मैं क्या पूछना स्टार्टिंग में, ऑनलाइन स्टूडेंट हम में से किसी की फर्स्ट क्लास नहीं है ना आज। अच्छा आपको बता दूं, ये कृष्ण, हम ये जो हम इस बैच में जो पढ़ रहे थे 3 बजे, वो सारे बच्चे 1 बजे शिफ्ट होगा बेटा, 1 से 2:30 में। तो आप कल से मतलब नेक्स्ट सैटरडे से 1 से 2:30 में आके अपनी चीजें कंप्लीट करें।
ठीक है किशन, ये पाइथन की न्यू बैच है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब लोग आ गए, यहाँ तक ऐसे रख लिए। आप देखो बेटा यहाँ पे ना कुछ स्पेशल चीजें देखो। जनरली हम यूज कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक है ना। जुपिटर ये नोटबुक जो है ना, ये क्लाउड इन्वायरमेंट है। इस पे कनेक्ट के ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इस कनेक्ट पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, देखो देखो ये कनेक्शन हो रहा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे रैम जीबी रोम मिला आपको 100। दो फ्री देता है वाला, 107 जीबी तक रैम देता है, सॉरी 12 जीबी तक रैम देता है फ्री, और 107 जीबी तक रोम प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी के लिए। अच्छा दूसरी चीज, जैसे हमारे कंप्यूटर आई5 है, हो सकता है आपका आई7, किसी का i11 समझ गया, किसी का i3 है। बट यदि आप क्लाउड इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं तो हम सभी का एक स्क्रीन है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और, आप चाहे तो इसमें स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। देखिए रन टाइम का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें जाके आप यहाँ पे चेंज रन टाइम, देखिए दिख रहा है ऑप्शन दिख रहा है चेंज रन टाइम। बाई डिफॉल्ट क्या है सीपीयू, आप बाई यहाँ से चेंज कर सकते हो T4 इससे भी हाईएस्ट, और इससे भी हाई स्पीड। ये कब आएगा जब आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे काम आएगा। अच्छा यहाँ पे 3 लैंग्वेज सपोर्ट करता है बेटा, देखिए आप पाइथन की भी कोडिंग यहाँ लिख सकते हैं, आर की भी लिख सकते हो, और एक लास्ट यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही रहते हैं। इससे भी यदि हाईएस्ट चाहिए तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये दिखा दी यहाँ देखते और देखते हैं हाईएस्ट स्पीड के लिए जब आपको हाई, यहाँ पे देखिए एक चीज और सब लोग नोटिस करें, यहाँ पे भी कोड और टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है बेटा। जैसे वहां पे था सेम इंटरफेस है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके आप टेक्स्ट लिख सकते हो। देखो इस टेक्स्ट को यहाँ से ऊपर ले जाना है, इस पे क्लिक करके ऊपर ले जा सकते हो। डबल क्लिक करके यहाँ से हम टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हमने लिखा पाइथन क्लास, और इसको बोल्ड करना है तो इसको सेलेक्ट कर लो और इस बी पे क्लिक कर दो, देखो ये बोल्ड हो गया। और शिफ्ट एंटर कर दो, देखो ये बिल्कुल प्रॉपर नोट जैसा हो गया। और यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ से हाइड अनहाइड हो सकता है, यहाँ से हाइड, यहाँ से अनहाइड, देख रहे हो ना, हाइड अनहाइड, ठीक है। तो बाकी चीजें हम पढ़ते रहेंगे। कुछ और भी चीजें जो मैं आपको करा देता हूँ, देखो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ओपन सेटिंग, ये यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन आ रहा है आप सभी को, यहाँ पे से देखो मिसलेनियस का दिख रहा है, मिससेलेनियस ये वाला आ रहा है ऑप्शन, इस पे क्लिक करो। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मिनी पावर कर दो और इस सभी को सेलेक्ट कर दो, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कोडिंग कर दिया चेक इन, सेव कर दिया। अब देखो हम कोड लिखना शुरू करते हैं, देखो है ना। ये देखो आप, और यहाँ पे एक चीज और देखना, यहाँ पे देखना ऊपर में बंदर बंदर चलने लगेंगे, देखो केकड़े वेकड़े चलने लग गए ना, देखो दोनों तरफ से चल रहे हैं बिल्ली बिल्ली, है ना। आपको जरूरी है बेटा ये करना सब कुछ है, मतलब देखो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सभी को दिखा बताता हूँ, देखो ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए म्यूजिक, इस पे क्लिक करके इन तीनों को कर दे। यदि कोई एक चाहिए टीटी मोड या कॉर्गी मोड, एक तो एक कर लो, यहाँ से मिनी पावर कर दो या नो पावर कर दो, बस इसको करना है। यहाँ से आप कोड लिख सकते हैं, केकड़े बिल्ली सब ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अब कोडिंग करना शुरू करें, देखो सब लोग इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ, ये सब आपके लिए मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए ये मैं पहले तो इसको ठीक कर लेता हूँ, ये सब चीजें मैं आपको बता दिया, ये सब चीजें रखनी नहीं है। देखिए अब पढ़ना है हमें टॉपिक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखें सब लोग। जैसे लेट से आप सभी लोग इसी में डिस्टर्ब रहोगे, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें सब लोग, जैसे आपने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो कोड लिखना है तो यहाँ से मल्टीपल इस तरह से सेल क्रिएट कर सकते हो, देखो। अब मुझे लिखो आज की जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे देखो एक लेट से हमने x की वैल्यू लिया 20,
एंड वाई की वैल्यू हमने लिया लेट से 10। ध्यान से नोटिस करिएगा, यहाँ से टॉपिक शुरू हो जा रहा है कि ऐड इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने ऐड लिखा और शिफ्ट किया, इस पे क्लिक कर दो तो भी आउटपुट आ जाएगा, ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला बटन, या फिर एंटर करेंगे तो भी शिफ्ट एंटर एक साथ, तो आउटपुट देखिए आ गया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। व्हाट इज एक्स, यदि हमसे पूछा जाए कि एक्स क्या है, व्हाट इज द एक्स, एक्स इज जस्ट अ वेरिएबल। तो व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द वेरिएबल बताइए। वेरिएबल इज नथिंग बट जस्ट अ कंटेनर इन विच कंटेनर जिसमें आप किसी भी तरह की वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 रखा गया इस एक्स के अंदर, और व्हाट इज दिस, ये देखो ये तो समझ में आ गया कि 20 क्या है, कि वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको क्या कहते हैं, ये इक्वल टू ही है जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करवा रहा है। यदि ये इक्वल टू नहीं होता तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होता। आया समझ में। इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट हेल्प अस टू असाइन द वैल्यू इन द वेरिएबल। इसका काम क्या है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कराना। अब नोटिस करिए, यदि मैं यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल टू 20 लिख देता तो कभी भी 20 x के अंदर आ पाता। तो बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम क्या है, असाइन करना। अब यहाँ पे देखो, ये जो 20 है इसको क्या कहते हैं रियल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, इंटीजर वैल्यू। नहीं, 20.5 लिख देता यदि मैं यहाँ पे, तो आप क्या कहते हैं, फ्लोट वैल्यू। इसी को पाइथन में लिटरल्स कहा जाता है, पाइथन में से क्या कहेंगे आप, लिटरल्स। तो लिटरल्स इज नथिंग बट जस्ट कांस्टेंट वैल्यू, लिटरल्स को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। जिसको आप कांस्टेंट वैल्यू, जिसको आप पाइथन जैसे नॉर्मली जिसको मैथमेटिक्स में आप लिटरल कांस्टेंट वैल्यू कहते हो, पाइथन उसको लिटरल्स कहता है। जैसे इंटीजर वैल्यू, अभी ये फ्लोट वैल्यू जिसका नाम हो गया फ्लोट लिटरल्स। यदि इंटीजर वैल्यू होता तो क्या हो जाता है, इंटीजर वैल्यू। यदि कॉम्प्लेक्स वैल्यू होता तो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, और यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर क्या है, एक्सप्रेशन। ये आउटपुट आ रहा है। नहीं, शोर तो अब नहीं आ रहा। ये तो हमारे ऐसे क्लास के स्टूडेंट हैं जो हमारे दिमाग के हर बत्तियां जलाए रहते हैं 24 घंटे। और दिक्कत है कि हमारे जितने बैच हैं सब में ये, हम सोचते इस बैच में नहीं है, ये नया बैच है, पाइथन ही पढ़ रखी। चल रिकॉर्डिंग में चल रहा है यार, भेज भी नहीं सकता रिकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सब लोग यहाँ तक, हम सब लोग आ चुके हैं, टॉपिक पे चले, फिर टॉपिक पे चले, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए, नहीं नहीं, ये कुछ नहीं करना बेटा, समझना है। देखिए, अब देखो एक्स एक वेरिएबल नेम है, वाई एक वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल का नेम हम व्हाट एवर नहीं रख सकते, कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो क्या क्या रूल्स है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव समझ में आया। आज की क्लास में हम वेरिएबल डिफिनेशन समझने वाले हैं, मतलब एक वेरिएबल को डिफाइन डिफाइन करने का मतलब होता है क्रिएशन, एक वेरिएबल को बनाओगे कैसे। तो जब आप वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल को नेम देना होता है, तो वेरिएबल को नेम देने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, तो क्या क्या रूल्स होते हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। इस पर डबल क्लिक करके नोट्स बुक जो था उसको मैं फिर से ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे स्टार लगा के लिख रहा हूँ, देखो स्टार लगाया हमने यहाँ पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट ऑफ रूल फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल। रूल नंबर फर्स्ट है, डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की नीड नहीं है। रूल नंबर सेकंड, वेरिएबल नेम always start with अल्फाबेट या अंडरस्कोर। वेरिएबल का नेम हम सबसे से स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। रूल नंबर थर्ड, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, और वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव।
समझ में आया? ये 4 रूल्स एक एक करके हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला फर्स्ट रूल था, डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। मतलब आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन हमें से किसी को पता है तो बताएं आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट? जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे, जैसे कोई वेरिएबल बनाना है तो आप वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू रखनी हो आपको मैन्युअली बताना पड़ता है। जैसे एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू तो आपको लिखना पड़ता था इंट एक्स, देन एक्स की वैल्यू लिखोगे आप। मतलब आप बता रहे हो पहले कि एक वेरिएबल है जिसका नेम क्या है एक्स, उसके अंदर कैसी वैल्यू रखनी है मुझे बताओ, इंटीजर, फिर उसके अंदर वैल्यू रख रहे हो आप। जैसे एक वेरिएबल लेना है उसमें फ्लोट वैल्यू रखो, पहले आपको बताना पड़ेगा फ्लोट वाई, और फिर वाई के अंदर फ्लोट वैल्यू रखोगे। समझ में आ रहा है? इसी का आता है एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। पाइथन में ऐसे नहीं कर सकते आप, पाइथन में एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करेंगे तो एरर आता है। देखो आ रहा है ना एरर, सिंटेक्स एरर। ये कौन सा एरर है बता सकते हो आप? कंपाइल टाइम एरर है ये। हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट ही नहीं हुआ। मैंने बताया था ना कल की क्लास में 3 तरह के एरर आ सकते हैं, कौन कौन से? कंपाइलेशन, रन टाइम और लॉजिकली। कौन सा एरर है? बाइट्स कंपाइल टाइम। तो आपको बताता हूँ, सब कुछ नहीं रखने की जरूरत है बेटा आपको डिसाइड करने की। पाइथन में इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होता है, मतलब आपको पाइथन में वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रख सकते हो विदाउट इसको इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन की। जस्ट एक वेरिएबल बनाया एन, उसके अंदर जो चाहो वैल्यू रख सकते हो, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है। जस्ट आप वेरिएबल रख एन, एक वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू क्या रखा हमने 56, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। आप चाहो तो फ्लोट वैल्यू क्या, कोई एरर नहीं आ रहा है। देखो मतलब एक वेरिएबल लो उसके अंदर कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, आपको मैन्युअली बताने की नीड नहीं है। मतलब पाइथन सेल्फ इंटेलिजेंस के भी यहाँ पे समझता है किस वैल्यू किस कैटेगरी में आएगी। समझ में आया? जैसे इसमें क्या था कि आपको बताना पड़ रहा था, ये अदर लैंग्वेजेज में होता है, सी सी प्लस प्लस में या जावा वगैरह में बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन खुद से डिसाइड करता है ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेज, ये पर्टिकुलर वैल्यू किस कैटेगरी के लिए है। समझ में आया? तो पाइथन में जब भी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल डिफाइन करना है तो आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली वेरिएबल के नेम रखें, उसकी वैल्यू चाहे व्हाटएवर सीधा रखें। ठीक है? रूल नंबर सेकंड, वेरिएबल नेम जब भी आप बनाएंगे तो उसके आगे क्या होना चाहिए? स्टार्ट या तो अल्फाबेट से होना चाहिए या तो underscore। तो वेरिएबल का नाम नम रख सकते हैं, बताओ रख सकते हैं क्योंकि क्यों? क्योंकि एन क्या है? एक अल्फाबेट है। इसकी वैल्यू रखा हमने 88, कोई एरर नहीं आ रहा। देखो नम की वैल्यू क्या है, देखो 88 है। शिफ्ट इंटर कर रहा हूं मैं कोड लिखने के बाद, शिफ्ट इंटर, देखो ये चेक इन हो रहा है। तो नम की वैल्यू क्या होगी? 88। क्या हम वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर नम लिख सकते हैं? क्योंकि या तो अल्फाबेट से हो रहा है या तो, मतलब वेरिएबल का नेम कभी भी आप समझिएगा, वेरिएबल का नेम कभी भी आप, क्या हम वेरिएबल का नेम ऐसे रख सकते हैं बताइए? क्योंकि क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट हो रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो वेरिएबल नेम कभी भी ऐसे नहीं रख सकते, यही ना हमने पढ़ा। अब वेरिएबल का नाम ना तो किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं ना ही किसी स्पेशल कैरेक्टर से। क्या वेरिएबल का नाम एट द रेट नम रख सकते हैं? बताओ ना, एट द रेट डीएफ रख सकते हैं? आप बताओ। एट द रेट नहीं रख सकते ना, अंडरस्कोर को छोड़कर किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से आप नहीं रख सकते, अदरवाइज एरर आएगा। देखो एरर आ रहा है ना, सिंटेक्स एरर। समझ में आया? तो वेरिएबल का नाम हमेशा किससे स्टार्ट होगा? या तो अल्फाबेट से या तो। रूल नंबर सेकंड पढ़िए, वेरिएबल नेम कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। अच्छा नम टू, टू टर्म नहीं हो सकता लेकिन नम टू हो सकता है, यही कहना चाह रहा है ना। इसमें स्टार्ट किससे हो रहा है बताइए? अल्फाबेट से, और लास्ट में ये अलाउड है। यहाँ पर मैंने देखो नम टू की वैल्यू क्या आ रही है, समझ में आया? इस तरह से इसकी वर्किंग फ्लो है। बट एक चीज समझिए, 92.5 नहीं लिख सकते ऐसे। सिर्फ आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं? टीचर वैल्यू। मतलब यहाँ पे नम टू रख सकते हो या नम 25, ऐसा दोनों अलाउड है, बट सिर्फ नम 2.5 ऐसा नहीं रख सकते आप, मेरा राय। तो क्या वेरिएबल का नाम ये रख सकते हैं? स्टूडेंट आईडी, आप लोग बताओ, ये रख सकते हैं? नहीं, ये बीच में क्या है? स्पेस। तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक, या तो आप अंडरस्कोर हो सकता है या तो न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए है ना, यहाँ तक समझ में आया नहीं है बताइए? वेरिएबल का नेम, अच्छा अब आप लोग क्या वेरिएबल अंडरस्कोर डीएफ हो सकता है, वेरिएबल का नाम ये हो सकता है बताइए? क्या कोड लिख तो रहे हैं, वेरिएबल नहीं, कोड लिख रहे हैं तभी तो वैल्यू आ रही है। प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ प्रिंट करवाने के लिए जरूरत पड़ती है, प्रिंट फिलहाल नहीं पड़ रही है, पढ़ेंगे प्रिंट होगा। प्रिंट से पावर
नहीं करता और भी काम करता है, सिर्फ आउटपुट के लिए आपको विदाउट प्रिंट भी काम चल जाएगा। क्या तक सबको समझ में आया? क्या आप वेरिएबल करने में ये रख सकते हैं? बताओ सब लोग, क्या वेरिएबल करने में ऐसे रख सकते हैं? ऐसे रख सकते कर लो बताऊंगा। वेरिएबल करने में ये हो सकता नहीं हो सकता? ये चार रूल्स था, जो समझ में आया आपको या नहीं आया बताइए। रूल नंबर लास्ट, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल का नाम क्या है? इसका मतलब क्या होता है बताओ? कैपिटल नाम यदि मैं लिखूं तो इसकी अलग है, स्मॉल नाम की अलग। समझ में आया? कैपिटल में डिफरेंट वन, स्मॉल में डिफरेंट। आ रहा है? देखो ये दोनों अलग अलग समझ रहा है पाइथन। तो इस तरह से वेरिएबल को जब भी आप डिफाइन करेंगे तो चार रूल फॉलो करने के लिए। क्या आपको इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताइए, वो चार रूल में। तो ये एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए इतने रूल्स हैं जो हमें फॉलो। ठीक है। अब एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखने का क्या रूल्स है? जैसे लेट से, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया नम, वेरिएबल का नेम नम वन हो सकता है। इसकी वैल्यू रखा हमने लेट से और नाइन। कोई भी एरर नहीं है देखो। इसी लाइन में भी लिख सकते थे, अलग लाइन में भी लिख सकते थे आउटपुट के लिए। तो नाइन लिखूं या जीरो नाइन, क्या सेम है या अलग अलग है? सेम है। बट नाइन जब लिखते हैं पाइथन एरर समझ रहा है, दिख रहा दे रहा है। ऐसा क्यों? बता। यहाँ पे हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एरर पड़ी है, लीडिंग जीरो इन डेसिमल इंटीजर लीटर्स आर नॉट परमिटेड टू जीरो ओ प्रीफिक्स फॉर ऑक्टल्स। क्या बताओ? देखिए मैं बताता हूँ। जैसे पाइथन में ना, जैसे आप रियल लाइफ में मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप क्या होता है कि जैसे आपने टू लिखा, इस टू एक डेसिमल वैल्यू है। जीरो से नाइन के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनते हैं उन्हें क्या कहते हो? डेसिमल। जीरो और वन के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनते हैं उन्हें क्या कहते हो? बाइनरी नंबर। क्या कहते हैं? जीरो से सेवन के कॉम्बिनेशन से जो है उसे कहते हैं ऑक्टल नंबर। समझ में आया? और जीरो से 16 तक के बीच का है उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल। समझ में आया? तो अब आप जैसे वन जीरो जीरो, ये बाइनरी नंबर है, इसका बेस कहाँ लिखते हो? नीचे में, है ना? इसको आपने जैसे ये ऑक्टल है तो आपने लिखा लेट से ये वाला 4 5 6। इसका बेस क्या हो जाएगा बताओ? तो बेस कहाँ लिख रहे हो? नीचे में। तो पाइथन में बेस कहाँ लिख? पाइथन में जब भी कोई वेरिएबल रखना हो, डिफाइन करना हो, तो पहले उसको बताना पड़ेगा कि किस तरह की वैल्यू है। जैसे सपोज करो बाइनरी वैल्यू होती है, जैसे मुझे वन जीरो जीरो को स्टोर करना होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ता? जीरो बी। समझ में आया? जीरो बी। तो जीरो बी का मतलब क्या हो? बाइनरी। तो वन जीरो जीरो वन, ये क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी में आएगा पढ़िएगा तो, बाइनरी वैल्यू है जो वन जीरो जीरो वन। समझ में आया? तो ये ऐसे चलता है। यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम होता तो आप लिखते हैं यहाँ पे नम टू इज इक्वल टू जीरो ओ, देखिए जीरो जीरो ऑक्टल नंबर है। ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। साढ़े चार का क्या हुआ? जीरो, देखो नम तो आ गया ना।
वन क्यों वन फाइव मैं इसको हेक्साडेसिमल सकते हैं आप पढ़ना घर पे तभी समझ में आएगा। 0x होता है फिर हमने रखा वन का ये। नहीं नहीं, बस ये याद रखना है कि वेरिएबल के अंदर यदि बाइनरी वैल्यू रखना है 0 भी, ऑक्टल रखना है तो 0 हेक्साडेसिमल रखना है तो 0। बस आया समझ में? तो ये हमारी वर्किंग थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुई सबको? हाँ, बाइनरी कन्वर्जन आपको पढ़ना है। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं थोड़ी सी और बातें करता हूँ। df1 इज इक्वल्स टू, और df1 इज इक्वल टू 70। अब बताएंगे कि यहाँ पे आप यहाँ पे df3 इज इक्वल टू 70, बताइए कैसे करेंगे? df1 df2 और df3 है। नहीं, df1 है। तो अब यदि मैं df1 की वैल्यू पूछूं तो df1 की वैल्यू क्या है बताओ? df1 की वैल्यू क्या दी होगी? क्यों? सब बताओ df1 की वैल्यू क्या रहेगी? और df1 की वैल्यू क्या थी? 88। तो यहाँ से क्या df1 की वैल्यू क्या रहेगी? क्यों? पाइथन टॉप टू बॉटम चलता है तो सबसे नीचे क्या मिला है इसको? ये यदि इसको समझ में आया आपको? तो ये हमारा df1 df2 और df4 डन। यहाँ पे समझ में आया सबको या नहीं है बताइए? ना 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 ना, वेरिएबल का नाम बेटा कुछ भी नेम भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी, ए सी ए बी बी डी सी डी, कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन है कि मुझे df1 की वैल्यू 70 क्यों हो गई है? क्योंकि बहुत पाइथन जो है टॉप टू बॉटम चलता है। तो ये इसका वर्किंग फ्लो कैसे होगा देखो मैं आपको बताता हूँ। पाइथन में जो भी आप बनाओगे, जो भी वेरिएबल बनाओगे, कहीं ना कहीं स्टोर होता है। जैसे रियल लाइफ में आप ऑडियो वीडियो या कुछ भी स्टोर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी साइज रहता है ना कंप्यूटर में। उसी तरह से पाइथन के जितने वेरिएबल हैं जो भी आप बनाते हो कहाँ स्टोर होता है? पाइथन में एक कैश मेमोरी होता है जिसे हम कहते हैं हीप मेमोरी। ठीक है? तो ये हीप मेमोरी जब भी कोई वेरिएबल बनता है तो उसको तीन चीजें अलॉटमेंट करता है: मेमोरी साइज, साइज ऑफ मेमोरी, ठीक है, और इसकी, अब इसमें डीएफ1 को मेमोरी मेमोरी एड्रेस दे दिया गया। देखो ये हर एक वेरिएबल में तीन चीजें होती है। सबसे पहले उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस नॉर्मली होता है। फिर इसके साइज 88 के साइज को के अकॉर्डिंग इसको ये सेट होता है। और देन देन इसका नेम पड़ता है df1। समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो हर एक वेरिएबल को तीन चीजें अलॉटमेंट होती है। क्या क्या देखो, पाइथन की जो भी चीजें स्टोर होती है ना हीप मेमोरी में होती है। ठीक है? एक वेरिएबल को तीन चीजें अलॉटमेंट होती है: मेमोरी एड्रेस, मेमोरी नेम, मेमोरी नेम हो गया, और मेमोरी नेम क्या हो गया? ये वेरिएबल का नेम जो है। ये तीन चीजें अलॉटमेंट हुई। अब df2 बना तो df2 के लिए भी फिर से तीन चीजें बनी होगी, यस। बट df1 फिर से बनाना तो पाइथन के जो पाइथन पैकेज मैनेजर, पाइथन का जो डिस्क मैनेजर है, वो पीएफ df1 को फिर से मेमोरी एड्रेस नहीं देगा। और प्रीवियस मेमोरी एड्रेस पर जो भी वैल्यू रही है उसको ऐड कर देगा। समझ में आया? मतलब df1 जिस मेमोरी एड्रेस से पहले था उसी में मेमोरी एड्रेस पे df1 अभी भी है। बस उसकी वैल्यू क्या हो गई? समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन जितने भी हैं? डन। तो ये होता है यदि दो वेरिएबल का नेम सेम रख दोगे तो क्या होगा? दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम होगी। बट
अब यहाँ देखिए, तो इसी वजह से DF1 की पहली वैल्यू क्या हुई है, 38। यहाँ पे वैल्यू ये होगी और ये चेंज होगी, ये होगी। पाइथन की रिसेंट DF1 की रिसेंट वैल्यू क्या हो गई है, 70। नहीं समझ में आया? तो इस तरह से इसकी वर्किंग चलती है। ऐसा हमेशा, जैसे अभी DF1 की वैल्यू 80 है, अब यदि मैं DF1 की वैल्यू रखता हूँ फिर से दोबारा 60, DF2 की वैल्यू फिर से रख दूं मैं, DF2 डॉट, देखो यहाँ तक सबको क्लियर है तो बताइए। अब रूल नंबर सेकंड, अभी क्या देखा कि दो वेरिएबल का नेम सेम यदि आपने रख दिया तो क्या हो रहा है, प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू पर राइट कर रहा है, यही देखा ना आपने। अब देखो दूसरा सिनेरियो, दो वेरिएबल का नेम अलग अलग है बट वैल्यू सेम है, तो इनमें क्या होगा, मेमोरी एड्रेस सेम होगा या अलग होगा बताओ। देखो ये मैं कह रहा हूँ कि वेरिएबल का एड्रेस है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दो वेरिएबल अलग अलग है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, क्या इन दोनों की मेमोरी एड्रेस अलग अलग होगी, सेम? पाइथन का जो पैकेज मैनेजर है ना, मेमोरी मैनेजर, वो बहुत स्मार्टली काम करता है, मेमोरी कन्वीनियंटली यूज करता है, अपने बहुत कम मेमोरी में वर्क करते हैं। तो बताओ। बिल्कुल मेमोरी एड्रेस सेम होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो चार ना पाइथन में मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, इन सबके डिलीवर करके, ऐसा नहीं है आपको। तो ये तो हाँ, तो अब नोटिस करें सब लोग, जैसे अभी देखिए दो सिनेरियो वेरिएबल का मैंने बनाया, एक पहला सिनेरियो था कि दो वेरिएबल की वैल्यू सेम हुई, तो क्या होगा, दो वेरिएबल का नेम यदि सेम हुआ तो क्या होगा, क्या हो रहा था, प्रीवियस जो भी वैल्यू है, चाहे वो वैल्यू वट एवर रही हो, उसको करंट वैल्यू क्या कर देगा, रिप्लेस कर पूरी तरह से ओवरराइट।
और बहुत प्रॉब्लम, एक बहुत मतलब आप ये समझो एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है ये, कि आपकी प्रीवियस वैल्यू व्हाट एवर रही हो वो एक्सेस नहीं होगा दोबारा। यदि एक बार ओवरराइट हो चुकी तो हो, मतलब दोबारा DF1 की वैल्यू फिर से वो 88 नहीं है। और दूसरी सिनेरियो, यदि दो वेरिएबल की वैल्यू नेम सेम है और यदि वैल्यू अलग अलग, वैल्यू सेम है मतलब दो वेरिएबल का नेम अलग अलग है, वैल्यू सेम है, तो दोनों को अलग अलग मेमोरी एड्रेस नहीं देगा। और ये सही है ना, एक ही वैल्यू को दो जगह रखने की क्या सेंस बनता है, दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस से बिलोंग करेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मेमोरी एड्रेस देखेंगे कैसे, तो किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस देखने के लिए हम आईडी फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड, एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। उसका काम क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क। तो व्हाट इज द फंक्शन, हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट ब्लॉक ऑफ कोड दैट यूज्ड फॉर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो बनाया जाता है क्या कहते हैं, फंक्शन। ये दो तरह के होते हैं, बिल्ड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं सबके सब क्या है, है। हम यूजर डिफाइंड खुद का बनाएंगे, हम फंक्शन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अभी ये आईडी जो है ना, एक फंक्शन है जो क्या करता है, किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। तो आईडी के अंदर ब्रैकेट के अंदर जिस वेरिएबल का देखना है उस वेरिएबल का नाम पास करते हैं। तो देखो ये मेमोरी एड्रेस है N1 का, ये मेमोरी एड्रेस है N2। देखो दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम है ना, सॉरी देखो, है? एक सेकंड, एक सेकंड, मेमोरी एड्रेस अलग अलग आ रहा है ना अभी, देखो इन दोनों के मेमोरी एड्रेस क्या होंगे, मैं सस्ते 256 से बड़ी वैल्यू होने पे उसकी रेंज बड़ी हो जाती है, अनसाइंड हो जाता है वेरिएबल। लो, कितना वैल्यू होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ तक हमने किया था, यहाँ से आगे बढ़ते, यहाँ तक समझ में आया ना सबको। यहाँ वैल्यू रखा ना आपने, अनसाइंड वेरिएबल, अनसाइंड, तो उसकी जो मेमोरी कंसीडरेशन का रेट था वो अलग हो जाता है। तो इसलिए उनकी मेमोरी एड्रेस अलग अलग शो करती है। तो 56 से छोटी वैल्यू यदि आप रखेंगे तो मेमोरी एड्रेस सेम दिखाती है। यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ। तो वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ दो सिनेरियो होता है, ये हमेशा काम आएगा, आपको समझना है। तो ये जब भी वेरिएबल डिफाइन करें तो उसको ये हमेशा ध्यान रखें, यदि कोई वेरिएबल आपने पहले बना रखा है वही सेम नेम के आपने बना दिया, तो प्रीवियस वैल्यू पूरी तरह से ओवरराइट हो। समझ में आया, ये पाइथन की मेमोरी मैनेजर का कॉन्सेप्ट है। और एक चीज और होता है, तीन सिनेरियो है पाइथन वेरिएबल के रिलेटेड। तो तीसरा सिनेरियो ये, जैसे हमने कोई एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे जिसमें से मल्टीपल लाइन हमने लिखा कोड ऐसे, ठीक है। तो ऊपर में कोई आपने वेरिएबल बनाया था जैसे लेट से DF, और इसका आपने कुछ वैल्यू रखा, और इस पूरे कोड में आपने DF को यदि कहीं भी यूज नहीं किया, तो स्टार्टिंग में जब ये कोड रन कर रहा होगा तो DF को मेमोरी मिला होगा, मेमोरी साइज मिला होगा। बट जब कहीं भी यूज नहीं मिला तो कुछ टाइम बाद पाइथन में गार्बेज कलेक्टर करके कॉन्सेप्ट, वो क्या करता है, DF को मेमोरी से बाहर कर देता है। क्यों, क्योंकि कहीं यूज हो नहीं रहा है तो उसके लिए तो अननेसेसरी है ना, इसको क्या कर देगा, पॉइंट क्लियर हुआ। तो तीन सिनेरियो होता है वेरिएबल से रिलेटेड जो हमें समझना है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, हम सभी को क्लियर है, यहाँ तक कोई हमें से किसी को डाउट। एक वेरिएबल को डिफाइन करने से रिलेटेड चार चीजें होती हैं, समझ गए। और दूसरी चीज पाइथन वेरिएबल का डिक्लेरेशन और डिफिनेशन एक साथ होता है। डिक्लेरेशन क्या होता है, जो आपने वेरिएबल का नेम रखा ना, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वेरिएबल में जो आपने वैल्यू रख, सॉरी ये वेरिएबल में जो आपने वैल्यू रखा, दिस इज वेरिएबल डेफिनेशन। तो पाइथन में डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि वेरिएबल आपने बना दिया और वैल्यू आप बाद में रख सकते हैं, ऐसा नहीं करते। बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे आपने एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एक्स कॉमा वाई, दो वेरिएबल बना दिया, उसको बना के छोड़ दो, जब मन हो दूसरे वेरिएबल में वैल्यू डाल दो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कि जब जब आप वेरिएबल बनाएंगे मतलब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसकी उसमें वैल्यू सेम टाइम डालना। मतलब डेफिनेशन, वेरिएबल जो आप नेम रखते हैं दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, सॉरी मैं आपको बोलते हैं वेरिएबल का जो नाम आप लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन का मतलब क्रिएशन।
तो जैसे हमने वेरिएबल का ये नाम रखा, एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो ये वेरिएबल डिफिनेशन हुआ, और इसमें जो वैल्यू डाला दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ, आप अलग अलग टाइम नहीं कर सकते। यदि आप अलग अलग टाइम करेंगे तो ये एरर शो करेगा। क्लियर हुआ आप सभी को यहाँ तक? वेरिएबल से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई या नहीं आई बताइए। अब आप एक चीज और मैं पढ़ने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। जैसे वेरिएबल के अंदर जब आप वैल्यू रख रहे हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझता है, आपको तो बताना नहीं पड़ता। तो ऐसे कितने तरह की वैल्यू है जो पाइथन खुद से समझ पाता है। जैसे देखिए, अभी तक जो भी वैल्यू रखा मैंने पाइथन ऑटोमेटिकली समझ गया। अब लेट से देखिए, यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया, टेम्प नाम का वेरिएबल, वेरिएबल का नाम टेम्प हो सकता है, टेम्प टू हो सकता है, और इसमें हमने एक वैल्यू रखा, देखिए ऐसे रखा, ऐसे रखा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है पाइथन इसको नहीं बता पाएगा, देखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को पाइथन कैटेगराइज नहीं कर पा रहा है कि इसको किस कैटेगरी के अंदर है, इसलिए एरर आ रहा है। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि पाइथन में कितने तरह के ऐसे वैल्यू है जिसको पाइथन समझ पाता है, जिसको हम डेटा टाइप करेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? डेटा टाइप। यहाँ पे नोटिस करो, जैसे इस लाइन को मैं रन नहीं कराना चाहता हूँ तो इसके आगे हैज लगा दोगे। किसी भी लाइन के आगे यदि आपने हैशटैग का सिंबल लगा दिया तो पाइथन का जो कंपाइलर उस लाइन को स्किप कर देगा, मतलब उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो यदि आपको कोई भी लाइन कमेंट करना हो, जिसको आप चाहते हो कि रन ना करे, तो उसके आगे क्या लगा दोगे? हैज। देखो कोई भी आउट जब दे रहा था तभी कुछ नहीं बता रहा था, तो वो लाइन कमेंट आउट हो चुका है। यहाँ तक समझ में आया? तो जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, ये होता है उस वेरिएबल का डेटा टाइप। अभी कैसी वैल्यू वेरिएबल बताइए? तो एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू आपने स्टोर कर, दैट इज द दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। तो अब नम क्या हो गया? इंटीजर डेटा टाइप। यदि आपने ये रख दिया, आप क्या हो गया? फ्लोट डेटा टाइप। तो इसी तरह से पाइथन एक कितने तरह की वैल्यू को समझ पाता है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेटा टाइप, हम क्या कह सकते हैं? इसको कैसा डिफिनेशन डिफाइन करके बताओ? इट रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल के अंदर कैसे वैल्यू स्टोर्ड है, ये कौन बताता है? डेटा टाइप। यदि हमने कहा आपको कि डीएफ इज फ्लोट डेटा टाइप, मतलब आपको क्या माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन? डीएफ एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कैसी है? फ्लोट है। समझ में आया ना? तो डेटा टाइप आप लिख सकते हो, इट्स रिप्रेजेंट which type of value stored in a variable। पाइथन में कुछ फिक्स सेट ऑफ डेटा टाइप है, जैसे एक होता है नन, एक होता है न्यूमेरिक, फिर होता है सीक्वेंस, फिर होता है हमारा मैप, फिर होता है हमारा न्यूमेरिक के तीन सब टाइप्स के बेटा हम पढ़ेंगे कि करके, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, तीन इसके सब टाइप्स हैं। सीक्वेंस के भी मल्टीपल सब टाइप्स हैं। स्ट्रिंग, जिसको आप एसटीआर से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा होता है बाइट्स, तीसरा होता है बाइट एरे, फिर होता है लिस्ट, टपल और रेंज। मैप के अंदर एक होता है डिक्शनरी, डिक्स। और शेड के अंदर एक और मिलेगा आपको, फ्रॉगिंग शेड। इतने तरह के डेटा टाइप आपको पढ़ने को मिलेगा। आया समझ में इतनी बातें आपको? तो ये एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस। कल हमारी नेक्स्ट जो बैच होगी सैटरडे को, उसमें नए बच्चे यदि ऐड हुए तो आपको भी आपकी क्लास कराएंगे, आपको सारे क्लास की रिवीजन होगी। तो अभी तक जो भी हम पढ़े हैं ना, तो कमिंग सैटरडे को हम आपको पूरी रिवीजन देंगे इस टॉपिक को। तो आपको रिकॉर्डिंग आज का भेज देता हूँ और कल की भी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, पूरे रिकॉर्ड देख लें। और एक बार हम आधे घंटे 20 मिनट लगेगा, सैटरडे को रिवीजन दे देंगे, ताकि जो न्यू बच्चे आएंगे उनका क्लास हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और फिर हम टॉपिक आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो तो बताएं। हाँ,
लेंथ बड़ी होने की वजह से उनका वैल्यू मिसमैच, लेंथ सेम नहीं होता, बिल्कुल सेम नहीं।